नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट वन लाइनर मैराथन के रूप में हम करा रहे हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश सब्जेक्ट के आपके प्रश्न देखे थे, जिसका सेकंड पार्ट साइड में आई बटन में आपको पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सभी प्लेलिस्ट, फास्ट रिवीजन, वन लाइनर, एमसीक्यू सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो आज हम देखेंगे मैथ के हमारे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। जितने भी प्रश्न हैं 2 पार्ट में देखेंगे, वीडियो भी लेंदी ना हो और कम समय में आप अधिक प्रश्न की प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूरी पूरी विभाजित होती हैं वे आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3 है जो आपका केवल एक और स्वयं से कट रही, 3 स्वयं से भी कट रही है और साथ ही साथ एक से भी कट रही है। इसी प्रकार 3, 7, 11 आपकी अभाज्य संख्या जो है वो हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, 3, 7 उसके बाद 9 जो है इसको ना ले लीजिएगा क्योंकि 9 आपकी 3 से भी कटती है। अगला देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक से नहीं स्वयं व अन्य संख्या या संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आपका 2, 4, 6, 8 आदि, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपकी भाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं समापवर्त जो है वो क्या है। तो वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दी हुई संख्याएं तथा व्यंजकों का समापवर्त जो है वो कहलाता है। जोड़ क्या होता है? गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ है। जैसे कि 2 है, 2 दूनी 4 होता है तो उसमें 2 आप और जोड़ देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो ये क्या है? आपका जोड़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ है। मल्टीप्लाई भी करके आप इसी को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अगला है जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो आप कहेंगे योगफल वही संख्या जो है वो होती है, इसलिए शून्य को पूर्ण संख्या में योग का तत्समक अव्यय कहते हैं। जितने भी आप यहाँ टॉपिक देख पा रहे हैं, तत्समक अव्यय हो गया या ऊपर अभी आपने समापवर्त देखा, एक एक टॉपिक में अलग से वीडियो में बना चुका हूँ। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अगला देखते हैं गुणन संक्रिया जो है उसका संवरक प्रगुण क्या है। तो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, यही गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण होता है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है कि भाग जो है उसकी संक्रिया को समझाइए। तो भाग की संक्रिया गुणन संक्रिया की क्या होती है? जस्ट अपोजिट होती है। जैसे कि 4 को आप 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा और यही चीज आप क्या करेंगे, 20 जो है इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आएगा। तो इसी यानी कि ये वाली जो लाइन है इसी को ऊपर इस प्रकार से लिख कर जो है वो दर्शाया गया है। अगला है संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति जो है वो कहते हैं। गुणन का तत्समक अव्यय क्या होता है। तो एक को गुणन का तत्समक अव्यय कहते हैं। जितने भी वन लाइनर हैं सभी सब्जेक्ट के आपके कंप्लीट हो गए हैं, केवल ये हमारे मैथ के रह गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम वीडियो में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएं। फास्ट रिवीजन हालांकि हम पहले भी करा चुके हैं सभी सब्जेक्ट का, पर इस 2020 के पेपर के लिए फिर से हम एक बार कराएंगे। सहचर्य प्रगुण क्या होता है। तो 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई असर नहीं पड़ता है। पूर्ण संख्याओं में यही जो है वो योग संक्रिया का सहचर्य प्रगुण होता है। अगला है प्राकृतिक संख्याएं क्या है। तो गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4 गुणन संख्याएं अथवा प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गणन का तात्पर्य है गणना से संबंधित। गुणन भी आप कह सकते हैं तो उसमें गलत नहीं होगा क्योंकि गुणा में भी तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आप एक का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। पूर्णांक क्या होता है। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आई आपका हो जाएगा जैसे कि बराबर -3, -2, -1 इस प्रकार से 0, 1, 2, 3। जब क्या मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं में शून्य के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। धन पूर्णांक क्या होता है, इसी में जो है प्लस वाली संख्याएं हो जाती हैं। ऋण पूर्णांक क्या होता है, इसी में माइनस वाली संख्याएं हो जाती हैं। दो परिमेय संख्याएं p/q तथा r/q जो है इसका योगफल क्या होगा, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों जगह q है तो यहाँ से q आप एलसीएम ले सकते हैं। इस प्रकार q से जब q 1 जा 1 करेंगे, 1 को ऊपर मल्टीप्लाइड करेंगे p से तो 1 p आएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे इसी प्रकार r भी आ जाएगा तो p + r/q जो है आपका हो जाएगा। अगला है आपका संवरक नियम जो है वो क्या है।
दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। ये आपका संवरक नियम जो है वो होता है। जैसे कि आपका 20 संख्या है, आपकी एक धन पूर्णांक 15 है, इन दोनों को जब आप जोड़ रहे हैं तो 35 आपको प्राप्त हुआ है, तो 35 भी तो आपका एक धन पूर्णांक है। तो इसी को ही संवरक नियम जो है वो कहते हैं। ये सभी आपके संवरक नियम, सहचर्य नियम आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको अलग से आप जो टॉपिक वाइज मैंने पढ़ा है उसको देख लीजिएगा। अगला है सहचर्य नियम क्या है, तो यदि 3 पूर्णांक जैसे कि 3 और 5 के योग में 8 को जोड़ने पर वही योगफल प्राप्त होता है, तो 5 और 8 के योग में 3 को जोड़ने पर जो है वो होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं दे रखी हैं, स्टार्टिंग की 2 आप पहले जोड़ लीजिए, फिर तीसरी को जोड़िए, फिर इसी प्रकार लास्ट की 2 जोड़िए, फिर पहले उसमें जोड़िए, तो आखिरी में योग तो आपका दोनों तरफ बराबर ही आएगा। ये आपका सहचर्य नियम जो है वो होता है। इसी को आप एबीसी के फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं। अगला देखते हैं, 3 और 4 को अनुपात में जो है वो व्यक्त कीजिए। तो सिंपल से आप रेशियो लगाकर ऐसे बता सकते हैं 3 अनुपात 4। इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगला देखते हैं, दो संख्याओं में अनुपात। 5 अनुपात 3 है, इसमें पहला पद और दूसरा पद बताइए। तो पहला पद 5 है, दूसरा पद 3 है। समानुपात किसे कहते हैं, तो दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। ये आपका समानुपात का चिन्ह होता है, यहाँ पर बना भी हुआ है। समानुपात में कितने पद होते हैं, तो आपके 4 पद होते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है कि 2 अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात 2। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 4 पद हैं, तो यही आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, मिश्र अनुपात किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, अनुपातों को निरूपित करने वाले भिन्नों को गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल है, उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहते हैं। अगला है समानुपात के भेद बताइए। तो 2 भेद होते हैं, एक सरल अनुपात और एक मिश्र अनुपात। अगला है मिश्र अनुपात जो है वो किसे कहते हैं। ऊपर भी आपका मिश्र अनुपात पूछा गया था, यहाँ पर भी पूछा गया है। तो जब 3 या 3 से अधिक राशियां दी हों और उनमें से एक राशि का परिवर्तन 2 या 2 से अधिक राशियों पर निर्भर हो, तो उसे मिश्र अनुपात कहते हैं। यहाँ पर मिश्रित अनुपात लिखा था, यहाँ पर मिश्र अनुपात, थोड़ा सा अंतर कर दिया गया। बाकी प्रश्न में देखिए दोनों जगह वही लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत मिसप्रिंटिंग हो सकती है। अगला देखते हैं, सजातीय व्यंजक किन्हें कहते हैं। तो एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर x हो सजातीय व्यंजक कहलाता है। ऐसे बहुपद व्यंजक में दूसरा चर जो है वो नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो ये आप इसका एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। तो विजातीय व्यंजक क्या होता है, ऐसे बहुपदी व्यंजक जिनमें अलग अलग चर होते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ y है, तो क्या आप इनको आपस में जोड़कर सॉल्व कर देंगे, तो नहीं, ये तो अलग ही अलग रहेंगे। सजातीय में दोनों ही चर x के होते हैं, जैसे यहाँ पर भी x का था, यहाँ पर भी x का था। तो ये आप एग्जाम्पल भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, समीकरण क्या है। तो आप क्या कहेंगे, एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान होता है। अगला है सर्व समीका क्या है। तो चर राशि में ऐसा जिनमें दोनों पक्ष बराबर होते हैं वे आपके सर्व समीका होती हैं। जैसे ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष आपका दे रखा है, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, आप x की जगह मान रखते हैं अपनी तरफ से और दोनों पक्षों को बराबर करते हैं। अगला देखते हैं, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए आप यहाँ पर भी ए है, यहाँ भी ए है, तो कॉमन ले सकते हैं, बी प्लस सी प्लस डी आपका अलग हो जाएगा। अगला है 9x स्क्वायर माइनस 64 के गुणनखंड कीजिए। तो आप 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है और x तो ऑलरेडी है, तो टोटल का होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको आप जब इसको खोलेंगे तो 3 3 जा 9 होगा और x का स्क्वायर होगा, तो 9x स्क्वायर आपका आ जाएगा। 64 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। 64 को आप 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 8 जा 64 होता है। इस प्रकार से आप ब्रेक कर सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। बस यही यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया गया है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है आपका फॉर्मूला, इसको आप एक सर्व समीका भी कह सकते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है तो पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। प्रश्न देखते हैं आपका अगला, क्षेत्रफल क्या है। तो किसी तल का वह भाग, इसमें अच्छा अधिकतर थ्योरी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आगे देखिए दे रखे हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके इसी टाइप के आते हैं। मैं अभी आगे चल रहा हूँ, इस पर देखते हैं फिर।
कि किसी तल का वह भाग जो एक आकृति की बाह्य सीमाओं के भीतर घिरा रहता है उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। ये सब आपके समझने के लिए है क्षेत्रफल, बाकी थ्योरी पूछी नहीं जाती है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं। अगला, यदि किसी त्रिभुज का आधार 32 मीटर है, ऊंचाई 12 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर आधार का मान ऑलरेडी 32 दे रखा है, ऊंचाई आपको ऑलरेडी 12 दे रखी है, तो आधार की जगह आधार 32, 12 की जगह यानी ऊंचाई की जगह 12 रख देंगे। इसे आप जब सॉल्व करेंगे 2 से आप इसे काटेंगे तो 2 छंग 12 होता है, 32 को 6 से गुणा करेंगे तो 192 वर्ग मीटर आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो मेन आपको क्या इसमें पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, ताकि कैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप कर ले जाएं। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते भी हैं, इस टाइप से थ्योरी कभी नहीं पूछी जाती है। अगला देखते हैं, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपको 26 सेंटीमीटर दे रखे हैं और 12 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। और सूत्र क्या होता है आपका, 1/2 विकर्णों का गुणनफल आपका सूत्र होता है। यहाँ पर आप विकर्णों की बात करेंगे तो एक विकर्ण दे रखा है 26, एक 12 दे रखा है, उनको आप आपस में गुणा करेंगे तो 1/2 गुणे 26 गुणे 12 आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 156 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, एक घन की कोर आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका आयतन आपको बताना है। तो घन की कोर आपकी 14 सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या होता है, आयतन पूछा गया है तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, ए का क्यूब। अब यहाँ पर ए दे रखा है, कोर का मतलब एक भुजा दे रखी है, तो आप घन के आयतन में इसी का मान रख देंगे। तो 14 गुणे 14 गुणे 14 3 बार जब आप गुणा करेंगे तो 2744 आपका घन सेंटीमीटर आ जाएगा। जब 2 बार गुणा करते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर आता है, जब 3 बार गुणा करते हैं तो घन सेंटीमीटर आता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आयत किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो आयत एक 4 भुजाओं की आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होता है। आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है और आयत का जो परिमाप है उसका होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। प्रश्न इन पर बेस्ड जो है वो पूछे जाते हैं। आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा, लंबाई चौड़ाई दी जा सकती है, या और ज़्यादा जब प्रश्न टफ किया जाता है तो आयत के बाहर एक और 2 मीटर चौड़ा रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो उस टाइप की सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं। अगला देखते हैं, वर्ग क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुणे भुजा जो है वो परिमाप होता है। अगला देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये केवल नॉर्मल त्रिभुज का है, बाकी समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज सबके अलग अलग होते हैं, सब मैंने आपको बताया है। अगला है, अवर्गीकृत आंकड़े क्या है। तो ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, तो वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वो आपके वर्ग अंतराल कहलाते हैं। जैसे कि आपका 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये सब क्या है, ये सब वर्ग अंतराल हैं। अगला है, बारंबारता क्या है। तो दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़े की बारंबारता कहलाती है। तो ये आपका बारंबारता हो जाएगा। अगला है, सर्वांग समता की अवधारणा स्पष्ट करें। तो एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को यदि किसी धरातल पर रखा जाए और वो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लें तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए बी की ये लंबाई दे रखी है, सी डी दे रखी है, तो अगर आप एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो क्या होगी, ढक लेगी। तो ये क्या है, सर्वांग समता का एग्जाम्पल हो जाएगा। सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं, तो जिन दो आकृतियों का आकार एक माप समान हो उन्हें एक विशेष प्रकार की आकृति से पहचाना जा सकता है, उन्हें हम सर्वांग सम आकृति कहते हैं। अध्यारोपण विधि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब दो सर्वांग सम आकृति होती हैं जिनकी माप और आकार समान होता है परंतु उनकी जो स्थिति होती है वो भिन्न भिन्न होती है, तो एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने पर वो पूर्ण रूप से ढक लेती है। तो दो वस्तु के इस प्रकार से तुलना करने को अध्यारोपण विधि कहते हैं। अगला है, त्रिभुजों की सर्वांग समता से क्या तात्पर्य है। तो एक जो त्रिभुज है दूसरे त्रिभुज को जब पूरी तरीके से ढक लेता है तो वो त्रिभुज की सर्वांग समता कहलाती है। इजी सारे प्रश्न हैं। अब यहाँ पर जो शर्तें हैं ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्तें कौन कौन सी होती हैं, तो आप कहेंगे कोण, भुजा, कोण, यानी किसी दो त्रिभुज में आपके
कोण भुजा कोण बराबर हो गए तो वो त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। इसी प्रकार भुजा कोण भुजा, इसी प्रकार भुजा गुण यानी कि भुजा भुजा भुजा। तो जैसे कहने का मतलब यह है कि दो त्रिभुज दे रखे हैं, इसमें से इस प्रकार से भुजाएं 3 बराबर हो जाती हैं तो वो सर्वांग हो जाएगा। इसी प्रकार भुजा कोण भुजा मतलब 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाए तो वो आपका सर्वांग हो जाएगा। तो ये शर्तें होती हैं, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है पूर्ण संख्या 6, 9 और 11 लेकर गुणा के सहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। सहचर्य नियम ऊपर भी आया था कि स्टार्टिंग के आप 2 नंबर जो है उनको पहले गुणा कर लीजिए, बाद में तीसरी संख्या से गुणा कीजिए और इसी प्रकार ब्रैकेट चेंज कर दीजिए, यानी कि लास्ट की 2 संख्याओं को पहले गुणा कीजिए और पहले वाली को छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए दोनों ही स्थितियों में गुणा करने पर आपकी जो मान है वो बराबर ही आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गुणा का सहचर्य नियम। अगला है रेखीय समीकरण क्या होता है, तो ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाता है। जैसे कि x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस 1 बराबर 5, ये सभी आपके रेखीय समीकरण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला x प्लस 1 बराबर 2 का हल कीजिए। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो x है यहाँ पर 1 दे रखा है तो 1 उधर जाएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 2 माइनस 1 हो जाएगा बराबर x का मान 1 जो है वो आ जाएगा। सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला x माइनस 4 है, x प्लस 7 इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे, इस x को सबसे पहले इससे गुणा करेंगे, उसके बाद 7 से गुणा करेंगे, फिर बाद वाला जो -4 है इसे x से गुणा करेंगे, फिर -4 को 7 से गुणा करेंगे। तो ये सीरियल आपको अपनाना है। अब x को x प्लस 7 से गुणा करने के लिए उन्होंने ब्रैकेट में इस प्रकार से अलग कर लिया है, फिर प्लस का चिन्ह यहाँ वाले के अकॉर्डिंग बनाया है, फिर -4 जो है वो यहाँ पर लिया है और x प्लस 7 को ऐसे लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी गुणा करके लिख सकते हैं। x को x से गुणा करेंगे तो आपका x स्क्वायर आएगा, x को 7 से गुणा करेंगे तो प्लस का 7x आएगा क्योंकि प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस को 4 का x से गुणा करेंगे तो -4x आएगा, वो यहाँ माइनस है ऑलरेडी। -4 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 28 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू, यहाँ भी x की वैल्यू है, ये क्या है सजातीय पद हैं, अभी ऊपर मैंने बताया था। तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। 7x में से 4x घटाएंगे तो 3x बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट पेज, जो लाइन आप देख पा रहे हैं हमारा लास्ट पेज है, बाकी बचे प्रश्न हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। तो प्रश्न आपका है -4 -17 प्लस 10 इंटू 3 -5 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। 2019 का द्वितीय बार का पेपर जो है इसमें पूछा गया था। इस प्रकार से बॉडमास जो है रूल उस पर पूछे जाते हैं आपके एक ना एक प्रश्न। तो इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे, इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले ऐसे ही लिख दिया है, इसका एक स्टेप सॉल्व करके यहाँ पर ले गए हैं। वो सॉल्व क्या किया गया है, जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाइड कर दिया गया है क्योंकि बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सबसे पहले आता है। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, -4 प्लस 17, प्लस का चिन्ह ऐसे रहेगा, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 30 आएगा और -5 इस प्रकार से आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 17 है प्लस का यहाँ -4 है, इसको जब आप घटाएंगे तो 13 बचेगा क्योंकि ये माइनस की है संख्या, प्लस का 30 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, माइनस का 5 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर एडिशन है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। तो बॉडमास में सबसे पहले एडिशन आता है फिर सब्ट्रैक्शन आता है, यानी कि 30 में 13 को सबसे पहले जोड़ेंगे तो आपका 43 आएगा, बाद में उसमें 5 घटाएंगे तो 43 में से 5 घटाएंगे तो 38 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला देखते हैं सर्वसम्मिका क्या है। तो ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। यहाँ पर पूछा भी गया है कि ये जो है आपका मान दे रखा है ये सर्वसम्मिका है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, दोनों पक्ष को चेक करेंगे। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 होगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, देखिए इस तरफ 4 आया। फिर इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एक 2, उसके बाद उसमें 2 जोड़ेंगे तो 4, यानी कि इधर भी 4 आया, तो दोनों पक्ष बराबर हैं। फिर आप क्या करेंगे, x बराबर 1 रखा था, अब x बराबर 2 रख के देखेंगे। तो यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ ही मान 6 आया, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। और मैंने सर्वसम्मिका में बताया था दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तो लिखा था प्रत्येक दशा में दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है, इसलिए आपका ये एक सर्वसम्मिका है। और यदि बराबर नहीं होता तो आपका ये एक समीकरण हो जाता, यही दोनों में डिफरेंस भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके 51 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे इसे सर्वसम्मिका का यूज करके लिख सकते हैं,
51 को आप 50 प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा है, स्क्वायर ऑलरेडी है तो स्क्वायर यहाँ पर भी लगा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यही यहाँ पर रखा गया है। ए का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपका एक ही होता है, तो यहाँ पर आपका जो मान है वो एक ही आएगा। इन्होंने एक यहाँ पर देखिए लास्ट में लिख दिया है, ये जो है लास्ट में इन्होंने लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि प्लस 2, और ए आपका 50 था, बी आपका 1 था। तो सारी वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व आप कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए 50 का स्क्वायर करेंगे 2500, 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100, और यहाँ पर आपका एक आएगा। इससे केवल एक बचेगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाइड में ही है, तो ये एक बचेगा। और इन तीनों को जोड़ देंगे तो 2601 आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि आपका 2015 में पूछा गया था। एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न है। सबसे पहले आप देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स वाई को आप कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक्स वाई को ऑलरेडी ले चुके हैं तो यहाँ पर एक्स की घात 2 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का चिन्ह रहेगा। इसी प्रकार अंदर यहाँ से भी एक्स वाई ले चुके हैं तो एक्स यहाँ है, वाई यहाँ पर 3 थे तो 2 ले चुके हैं, तो यहाँ पर 2 यहाँ एक, यहाँ पर देखिए एक ले चुके हैं तो यहाँ पर 2 बचेंगे, तो इसलिए एक्स वाई इस क्यूब में से यहाँ पर वाई स्क्वायर बचेगा, तो आपका ये मान जो है वो आ जाएगा। फिर आप देखेंगे क्या, ये आपका फिर से फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी, इसको ए करके लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका, यही यहाँ पर बन गया है। अब ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी की, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसी को इसलिए इस फॉर्म में लिख दिया गया और कुछ ऐसा इसमें कठिन नहीं है। अगला प्रश्न है, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं। बहुत बार प्रश्न इस टाइप का आया है और मैंने आपको बताया है कि जब भी इस टाइप की लैंग्वेज लिखी हो आपको क्या करना होता है, इसका वर्गमूल निकालना होता है। 2025 का वर्गमूल निकालेंगे तो 45 आपका आ जाएगा। वर्गमूल क्यों निकाला जाता है वो भी मैंने बताया था कि प्रत्येक की बात की जा रही है तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। मैंने एग्जाम्पल से सारी चीज़ें आपको बताई थी। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सभी लोग एक लाइक वीडियो को अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। और कल से हम स्टार्ट करेंगे फास्ट रिवीजन। किस सब्जेक्ट का फास्ट रिवीजन स्टार्ट करें, वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। कोशिश करेंगे सोशल साइंस और साइंस, क्योंकि उसमें कोर्स ज़्यादा है तो उसी का स्टार्ट करेंगे। बाकी आप भी वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य जो है वो बताइएगा। बाकी करा मैं सभी सब्जेक्ट का फास्ट रिवीजन चुका हूँ। आप चाहें तो इस प्रकार से सेकंड सेमेस्टर फास्ट बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करेंगे। कोई भी चीज़ आपको ढूंढनी हो तो प्लेलिस्ट में ना अगर आपको मिले तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि जैसे 2016 के पेपर देखने हैं तो 2016 सेकंड सेमेस्टर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करेंगे तो आपको देखिए पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सुपर फास्ट रिवीजन नाम से 24 वीडियो इसमें हैं। इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपके कंप्लीट जो है वो सभी रिवीजन है, जिसमें आपका सेकंड सेमेस्टर सोशल साइंस के सभी हैं। फिर यहाँ से देखिए साइंस के हैं। इसी प्रकार आपका मैथ का भी फास्ट रिवीजन है। इसी प्रकार से आप देखिए जो वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा का सभी चीज़ें, हिंदी का भी आपका है। इसी प्रकार नीचे आपके जो अभी 2020 के लिए मैंने फिर से कराए हैं वो सभी हैं, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। बाकी 2020 के लिए हम एक बार फिर से कराएंगे ताकि आपका फिर से अच्छे से रिवाइज हो जाए। बाकी आप चाहते हैं पहले से देखना तो उनको देख सकते हैं, मैंने उसमें अच्छे से अच्छे तरीके से बताया था। बात करते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, उसे मोड़कर एक आयत बनाएगा। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई की गणना जो है वो कीजिए। तो यहाँ पर आप प्रश्न देखिए, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी वर्ग का आप कह सकते हैं क्षेत्रफल दे रखा है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू आपको 144 दे रखी, तो ए की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 12 आपकी निकल कर आएगी। आप इसको अंडर रूट में ले जाएंगे, या तो आप इसी प्रश्न को और सरल तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताकर एक तरीके से बताता हूँ कि एक वर्गाकार तार है और लिखा हुआ है कि ना इसी को मोड़कर आयत बना गया है, तो वर्गाकार तार का क्षेत्रफल इसी आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा।
आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसी को मोड़कर बनाया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आपका क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यह होता है आपका आयत का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल जब वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा तो इसी के बराबर आप 144 को लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आयत की लंबाई आपको 16 ऑलरेडी दे रखी है, तो इस लंबाई की जगह आप 16 रख देंगे। तो 144 बराबर 16 और गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से आप चौड़ाई निकाल सकते हैं। 144/16 आपका चौड़ाई निकलेगा। और 144/16 जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 9 जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा। 144/16, 16 नवैया 144 आपका होता है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो है वो प्रश्न है इस वीडियो का, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि एक त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल आपको 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, उसकी ऊंचाई भी आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के आधार की माप जो है वो क्या होगी? 2017 में ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले सेकंड पार्ट में। उसी के साथ हमारे सभी प्रश्न भी समाप्त हो जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के हमारे ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हो जाएंगे। तो आज के में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइव अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव टाइमिंग है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की दोपहर के 3 बजे। तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।